Hello friends, this is Mohit Kumar. Today we will continue our chapter number 3, that is human development. In the last class we have already covered some of the topics, and today we will continue with the topic indicator of economic अटेनमेंट्स। तो देखो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर डिस्कस किया गया था हमारे प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया का, जो अभी प्रेजेंट में नीति आयोग है उसने, और उनमें से कुछ के ऊपर अब डिस्कशन चलेगा। जैसे अब लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, लास्ट टॉपिक, इसमें हमने कुछ ये दिस रिपोर्ट ऑल्सो डिस्कस अदर इंडिकेटर्स लाइक इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक्सेसिबिलिटी, हाइजीन एंड वेरियस वेलफेयर मेजर्स। तो इनके ऊपर भी इस रिपोर्ट में जो भारत की जो रिपोर्ट आई थी, जो भारत के स्टेट्स के लिए जो रैंकिंग निकाली थी ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो उसके अंदर हमने इन टॉपिक्स को भी, इन इंडिकेटर्स को भी डिस्कस किया है। तो अब उसी को हम देखते हैं आगे। तो पहला उसमें है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। तो इसमें पहला है रिच रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू दिस रिसोर्स बाय ऑल, कि एक तो रिच रिसोर्स बेस हो, एक आधार हो अच्छा रिसोर्स का, और उसके लिए सबका एक्सेस हो, पर्टिकुलरली द पुअर, डाउन ट्रोडन, और उसमें भी गरीब, डाउन ट्रोडन यानी कि जो दबे कुचले हैं, एंड द मार्जिनलाइज्ड, और जो हाशिए पर हैं, इज़ द की टू प्रोडक्टिविटी, वेल बीइंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर इस तरह सभी को जो है, जो रिसोर्स बेस जो है, सभी को एक्सेस हो, और उसमें चाहे वो गरीब हो, डाउन ट्रोडन हो, या फिर जो हाशिए पर उनके लिए हो, तो ये एक की एरिया है, किस्म से की है प्रोडक्टिविटी के लिए, और वेल बीइंग के लिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अब ये जो की है, इसको हम मेज़र कैसे करेंगे? तो इसको मेज़र करने के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा एक्सेस टू रिसोर्स है उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा जीडीपी है, जीएनपी है, पर कैपिटा इनकम है, तो ये सब क्या है, इसके मेज़र्स करने के लिए हम इसको मेज़र करते हैं इकोनॉमी को, हमारे जो है एक्सेस टू रिसोर्सेज को। तो वही है, उसी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही है ये। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन एज मेजर्स टू एक्सेस द रिसोर्स बेस। तो अभी जो हमने ऊपर देखा कि रिसोर्स बेस जो है उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं हमारा जो है जीएनपी से हम मेज़र कर सकते हैं, पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है सभी के पास, यानी कि आप एक किस्म से आप उसको पर कैपिटा इनकम से भी आप इसको देख सकते हो। तो सभी के पास कितना है, तो उससे हम जो है मेज़र कर सकते हैं कि हमारा रिसोर्स बेस कितना है। किसी भी कंट्री का रिसोर्स बेस अगर हम इन चीज़ों से देख सकते हैं, या किसी स्टेट के, किसी कंट्री की जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंस हैं, उनके अंदर भी जो है हम उसका रिसोर्स बेस इसके बेस पर, जीएनपी, जीडीपी या पर कैपिटा इनकम, इनके बेस पर हम मेज़र कर सकते हैं। इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू एसेट्स। तो जो इकोनॉमिक अटेनमेंट्स है, जो आर्थिक उपलब्धियां हैं, और जो वेलबींग है इंडिविजुअल्स की, तो उसको हम, वो किस पे डिपेंड है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे, किसी भी एक स्टेट की या कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी है, और वहाँ पे एक्सेस कितना है, जो प्रॉपर्टी है, जो संसाधन है, जो यानी कि जो संपत्ति है, उसके कितना एक्सेस मिल रहा है उनको। ओवर द ईयर द पर कैपिटा इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया हैज़ इंक्रीज एज अ रिज़ल्ट। मतलब देखो पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, और भारत का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट देयर हैज़ बीन ए कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। इससे क्या हो रहा है कि भारत के अंदर जो बीपीएल हैं, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो लोगों की संख्या जो है, उनका प्रोपोर्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये एक अच्छे साइंस है कि भारत का जो है बढ़ रहा है पर कैपिटा इनकम जो है। आगे देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री डज़ नॉट फुली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए कंट्री। देखो केवल जो है जीडीपी जो है वो किसी देश की जो है वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ, या हम कहें कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बता सकती है, वो एकदम अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करती है। देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर विच ऑल्सो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे हाउसिंग है कि सभी के पास घर है कि नहीं, एक्सेस टू पब्लिक, सभी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल पा रहा है कि नहीं, एयर क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, सबको पोर्टेबल वाटर मिल रहा है कि नहीं,
ये सभी फैक्टर भी जो हैं वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताते हैं। तो ये आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है क्या जीडीपी उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है, अगर नहीं करती तो क्या और कौन से फैक्टर हैं ऐसे जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो आपसे एक अच्छे से 3 नंबर का क्वेश्चन अलग से भी बना के इसी में से पूछ सकता है, इस दो पॉइंट में से जो भी हमने डिस्कस किया है। बाकी ये पूरा किसके अंदर आ रहा है, ये सब का सब इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स में आ रहा है। तो आगे देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है इसका जो है, डिस्क्राइब द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो इकोनॉमिक अटेनमेंट्स है इसका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप डिस्क्रिप्शन दीजिए। और इसके अलावा कुछ इसी टॉपिक में कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। डिफाइन पॉवर्टी एंड क्लासीफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी परसेंटेज। तो पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी की परिभाषा दीजिए पॉवर्टी की, और उसको क्लासीफाई करिए, मतलब उस पॉवर्टी की जो परसेंटेज है उसके बेस के ऊपर आप स्टेट्स को मतलब जो है क्लासीफाई कीजिए कि भाई ये स्टेट्स इसके अंदर आ रही हैं 30 अबव या 30 के इस 10 to 30 या 10 बिलो। तो इस तरह से पॉवर्टी के अंदर हम देख सकते हैं। आगे अभी आएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। अभी डिस्क्राइब मेजर रीजंस बिहाइंड हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन द इंडिया। भारत में जो इतनी भारी पॉवर्टी है उसके मेन रीजंस क्या हैं, कारण क्या हैं, वो भी आगे देखेंगे हम। डज जीडीपी फुली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए कंट्री, इफ़ नॉट देन एक्सप्लेन। मतलब क्या जो जीडीपी जो है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती है किसी भी कंट्री का क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर नहीं तो बताइए क्या हो सकता है, वो अभी हमने ऊपर देख लिया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है इसी टॉपिक से बन सकते हैं जो हमारा टॉपिक है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। तो आगे देखते हैं, इसमें आगे आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, ये है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी की सबसे मेन तो है इसकी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो पॉवर्टी इज़ अ स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन। तो पॉवर्टी एक अवस्था है डेप्रीवेशन की, यानी कि वंचितता की, कि कुछ कमी है। वंचित मतलब किसी चीज़ से वंचित रह जाना, मतलब वो नहीं होना। तो वो एक स्टेट है डेप्रीवेशन की। इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट रिफ्लेक्ट द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई सर्टेन बेसिक नीड्स फॉर ए सस्टेन्ड हेल्दी एंड रीजनेबली प्रोडक्टिव लिविंग। तो ये क्या है, अगर आप इसको एब्सोल्यूट टर्म में देखें, अगर आप रिलेटिव टर्म में नहीं देखते तो इसको केवल एब्सोल्यूट टर्म में अगर हम देखें तो ये क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो इट रिफ्लेक्ट द इनएबिलिटी of an individual to satisfy certain basic needs for a sustained healthy and reasonably productive living। मतलब एक अपनी अच्छी लिविंग के लिए, प्रोडक्टिव लिविंग के लिए, अपनी हेल्दी और सस्टेन लिविंग के लिए वो एक बेसिक नीड्स भी अपनी नहीं जुटा पा रहा है, तो उसी को हम काउंट करते हैं पॉवर्टी के अंदर इन एब्सोल्यूट टर्म। आगे देखिए, अब जो अगला जो टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स यूटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द पॉवर्टी परसेंटेज। तो अगर पॉवर्टी परसेंटेज की बात करें तो मोर देन 30% कुछ स्टेट्स आती हैं, बिटवीन 10 to 20% आती हैं और बिलो 10% आती हैं। तो उसमें देख लेते हैं हम कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, MP, उड़ीसा एंड दादरा नगर हवेली हैव रिकॉर्डेड मोर देन 30% पॉवर्टी। तो मतलब 30% से ज़्यादा जो पॉवर्टी है वो इन स्टेट्स में है, जिसमें मेजर आपको 3-4 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। जैसे छत्तीसगढ़ जो है नंबर 1 पर आता है, तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, MP, उड़ीसा। देखो ये वैसे भी हम जानते हैं कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लेबरर्स रहते हैं और फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, माइंस में लगे हुए हैं, तो यहाँ की जो है पॉवर्टी ज़्यादा है यहाँ पर। आगे देखिए, बिटवीन 10 to 20% उसमें आता है गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये वो स्टेट्स हैं जिनकी जो पॉवर्टी है वो 10 to 20% जो है वहाँ पे पॉपुलेशन वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। तो उनमें ये सब आते हैं, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। और जो 10 से बिलो हैं वो कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। तो ये वो हैं हैव बिलो 10% ऑफ देयर पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पर 10% से भी कम पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 21.9% पीपल्स जो हैं वो BPL के अंदर आते हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं।
और अगर हम उसमें बात करें अर्बन और रूरल की, तो अर्बन में 13.7% पीपल्स जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और रूरल में 25.7% पीपल्स जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये कुछ डाटा हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका था जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी परसेंटेज। अब इसमें एक लाइन दिया था कि रीज़न क्या हो सकते हैं पॉवर्टी के। तो देखो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जो मुझे समझ में आए वो मैंने लिख दिए इसके अंदर, बाकी आप इसके अलावा भी बहुत कुछ सोच सकते हो। जैसे जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, एक ऐसी ग्रोथ हो रही है जिसमें जॉब नहीं मिल रही है, और जो है रैम्पेंट एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स, जैसे अभी हमारा जो हाल है इस टाइम पे कोरोना के टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है इकोनॉमी हमारी। तो इनइक्वालिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, आप इसमें मन से ऐड कर सकते हैं सोचकर। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे हाईएस्ट पॉवर्टी स्टेट्स कौन सी है, तो पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, दूसरे पे झारखंड आता है। तो जनरली आपसे एक ही दो में से पूछ लिया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है हम सबसे जो गरीब स्टेट्स हैं भारत के उनमें आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लो पॉवर्टी परसेंट स्टेट एंड यूटीज़ की, अगर हम बात करें दोनों को मिला के अगर हम बात करें, तो लोएस्ट किस में है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में 1% पॉवर्टी है। मतलब 1% लोग ही ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, बाकी सभी मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर आते हैं। और लक्षद्वीप में भी है 2.7% लक्षद्वीप में है। और अगर स्टेट्स की बात करें, देखो इसमें आ गया, इसमें स्टेट्स एंड यूटीज़ दोनों को लिया गया है, तो उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पहले 2 पर आते हैं, तीसरे पे गोवा आता है। अगर स्टेट्स में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे गोवा आएगा। अगर स्टेट्स एंड यूटीज़ के बारे में बात करेंगे तो पहले पे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप सेकंड पर आएगा। तो देखो मैंने ओनली स्टेट्स का भी दे रखा है। गोवा में 5.09%, केरला में 7.05%, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में 8.06%। तो ये कुछ डाटा हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जो है लोएस्ट पॉवर्टी स्टेट है, तो उसमें आपको हो सकता है गोवा ना दें, तो केरला मिल जाए, हिमाचल मिल जाए या पंजाब मिल जाए, तो आप बता सकते हो कि केरला उसमें आएगा आंसर में। अगर गोवा होगा तो गोवा तो होगा ही होगा। तो ये चीज़ें हैं। अगला जो इंडिकेटर है हमारा वो है इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ। तो अब इसमें बात कर लेते हैं इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट्स एंड लिविंग अ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पैन आर इंडिकेटिव ऑफ ए हेल्दी लाइफ। तो ये एक इंडिकेशन है कि एक लंबी लाइफ तो हो, लेकिन वो भी कैसी हो, रोग और बीमारियों से मुक्त हो, इलनेस और एलिमेंट से मुक्त हो, free from illness and ailments and living a reasonably long life span and indicative of a healthy life। तो ये एक अच्छा इंडिकेटिव है हेल्दी लाइफ का। आगे देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर। तो जो एक किस्म से डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं वो जो होती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटी की कितनी अवेलेबिलिटी है, एक तो ये हो गया। आगे देखते हैं एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ्स अमंग मदर्स, मतलब जो है आफ्टर डिलीवरी क्या कितनी डेथ परसेंट है मदर्स की। ओल्ड एज हेल्थ केयर, मतलब जो वृद्ध हैं जो बूढ़े हैं उनकी हेल्थ केयर की क्या सिचुएशन है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स आर सम इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ हेल्दी एंड रीजनेबली लॉन्ग लाइफ। तो एक अच्छा जो है पोषण मिले, काफ़ी एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन हो, सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, हर किसी की सेफ्टी और सुरक्षा हो, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मेजर्स करते हैं, जो मापते हैं एक हेल्दी लाइफ को, एक रीजनेबली लॉन्ग लाइफ को। तो मतलब आपने देख लिया ये कुछ कौन से कुछ फैक्टर्स हैं जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटाल हेल्थ केयर फैसिलिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ्स अमंग मदर्स, ओल्ड एज हेल्थ केयर, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स आर सम इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ हेल्दी एंड रीजनेबली लॉन्ग लाइफ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये छोटा सा था इसके अंदर, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ है चीज़ें हैं। जैसे भारत में जो हेल्दी लाइफ की, अगर ये तो इंडिकेटर्स हो गए, हमने देख लिया इसको। अब भारत ने इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाई हैं और क्या भारत में अलार्मिंग सिचुएशंस हैं, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। इंडिकेटर का पूछ सकता है, ना भी पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है कि भारत में जो हेल्थ से संबंधित जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं या फिर जो बहुत सारी अलार्मिंग सिचुएशन है भारत में, उनके बारे में अगर आपसे डिस्क्रिप्शन पूछ सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं
इम्प्रूवमेंट की कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है हेल्थ के अंदर भारत में, हेल्थ सेक्टर में बात करते हैं। फर्स्ट है, इंडिया हैज़ डन रीजनेबली वेल इन सम ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर लाइक डिक्लाइन इन डेथ रेट फ्रॉम 25.1 पर थाउजेंड इन 1951 टू 6.5 पर थाउजेंड इन 2015। तो भारत में जो है डिक्लाइन हुआ है डेथ रेट में, पहली बात तो, जो कि 1951 में 25.1% था, जो कि 2015 में 6.5% नहीं पर थाउजेंड था, यानी कि 1000 व्यक्तियों पर 25.1 जो था वो उनकी डेथ हो जा रही थी। लेकिन जो 2015 में अब जो है वो 1000 व्यक्तियों पर 6.5 की डेथ हो रही है, तो बहुत कम कर लिया भारत ने। तो एक अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है हेल्थ, अगर हेल्थ की बात करें तो हम आगे देखते हैं। सेकंड जो है, इंडिया सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, यानी कि जो जीवन प्रत्याशा होती है, एक जीवन जीने की औसत जो अवधि होती है, उसमें भी भारत ने बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट करी है, बहुत सक्सीड हुआ है, बड़ी है वो, जो कि 37.1 ईयर, यानी कि एक व्यक्ति एवरेज 37 साल जीता था पहले भारत में, जो कि अब जो बढ़कर जो है 66.9 ईयर, यानी कि लगभग 67 साल हो चुका है फॉर मेल्स, ये पुरुषों के लिए है, एंड 36.2 टू 70 ईयर्स फॉर फीमेल्स फ्रॉम 1951 टू 2015। तो वही है, 1951 में अगर मेल की बात करें तो वो 37 ईयर जीता था, और अगर फीमेल की बात करें तो 36 ईयर जीती थी। और अब जो है 2015 की अगर हम बात करें तो मेल 66.9 ईयर जी रहा है और फीमेल जो है 70 साल जी रही है। तो यानी कि इसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। आगे देखते हैं। सिमिलरली इट हैज़ ऑल्सो डन रीजनेबली वेल इन ब्रिंगिंग डाउन बर्थ रेट फ्रॉम 40.8 to 20.8 ड्यूरिंग द सेम ईयर, बट इट स्टिल इज़ मच हायर देन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज़। अब देखो भारत में जो है अगर हम बात करें, डाउन हुई है बर्थ रेट जो हुई है हमारी, वो डाउन हुई है, जो कि 40.8 थी 1951 में, जो कि अब 20.8 है। देखो अभी भी ये बहुत ज़्यादा है किस्म से बर्थ रेट देखा जाए तो, लेकिन फिर भी भारत ने बहुत अच्छा जो है कम करा है, बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है, कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है हमारी जो बर्थ रेट जो है, क्योंकि डाउन होने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको अब कम करना ही एक बड़ा चैलेंज है इस टाइम पर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक इम्प्रूवमेंट हुई है। अब कुछ अलार्मिंग सिचुएशन की बात करते हैं। इंडिया में क्या हेल्थ सेक्टर में जो है अलार्मिंग सिचुएशंस हैं। द सिचुएशन इज़ मोर अलार्मिंग व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर स्पेसिफिक एंड रूरल एंड अर्बन हेल्थ इंडिकेटर। तो अगर हम अलार्मिंग सिचुएशन की बात करें तो एक तो जेंडर, यानी कि जो हमारा जो सेक्स रेशियो है उसके बारे में अगर हम बात कर लें, या रूरल अर्बन हेल्थ इंडिकेटर है, अगर रूरल अर्बन को अगर हम देखें तो उनके अंदर जो सिचुएशन है तो वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग है हेल्थ के संबंध में। अब देखते हैं आगे क्या है वो। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो। The finding of 2011 census of India are very disturbing, particularly in case of child sex ratio in the age group of 0.6 years। तो भारत में क्या हो रहा है, जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन कर रहा है। अब 2011 के सेंसस में क्या पाया गया कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत तेज़ी से घट रहा है। और चाइल्ड सेक्स रेशो का मतलब होता है कि 0 से 6 साल की अवधि के बीच में जो बच्चे हैं, अगर उनका सेक्स रेशो देखें तो मेल फीमेल का अगर देखा जाए तो मेल बहुत ज़्यादा है, जबकि फ़ीमेल की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। तो अभी जो देखें 2011 का अगर हम बात करें तो सेंसस में 919 जो है हमारा सेक्स रेशो है चाइल्ड सेक्स रेशो, यानी कि 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएँ हैं। तो ये बहुत कम हो रहा है, जो कि बहुत पिछले कुछ दशकों से कम होता आ रहा है। जो 2001 की अगर हम बात करें तो उस समय भी 927 था और अब 919 हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत तेज़ी से घट रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो दूसरा जो था, द अदर सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द रिपोर्ट आर एक्सेप्ट केरला। देखो अब इसी में जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट केरला द चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज़ डिक्लाइंड इन ऑल द स्टेट्स। देखो ये ऑल द स्टेट्स आना ठीक नहीं है, बुक में तो यही लिखा हुआ है कि केरला को छोड़कर बाकी सभी में चाइल्ड सेक्स रेशियो में डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अगर आप डाटा को निकालोगे 2011 के सेंसस को तो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेटों में ही डिक्लाइन हुआ है, मतलब कुछ नहीं, ज़्यादातर स्टेटों में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि केरला के अलावा सभी में डिक्लाइन हुआ है। तो कुछ में बड़ा भी है चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा लाइन को इसको मॉडिफाई कर दिया है मैंने। एक्सेप्ट केरला द चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज़ डिक्लाइन इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, कि भाई जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन वो किस में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में हुआ है। अब ये लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ऑल द स्टेट्स कहना केवल वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा।
तो देखिए ये डाटा मैंने दिया है चाइल्ड सेक्स रेशियो का, 2001 में 927 था, 2011 में 919 हो गया। अब अच्छा, अलार्मिंग क्यों है ये सिचुएशन? एंड इट इज़ द मोस्ट अलार्मिंग इन द डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब वेयर इट इज़ बिलो 850 फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 मेल चिल्ड्रन। तो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन कहाँ पर है? कुछ डेवलप्ड स्टेट्स हैं भारत की, जैसे हरियाणा और पंजाब, जो डेवलप्ड स्टेट्स में आती हैं, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे से डेवलप हैं ये दोनों स्टेट्स, और वहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि 850 ही महिलाएँ हैं 1000 पुरुषों पर। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशंस हैं जो देखने को मिलती हैं। अब आगे देखते हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल्स फॉर लो चाइल्ड सेक्स रेशो। ये एक लाइन दिया था नीचे और इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो लो चाइल्ड सेक्स रेशो भारत में है। तो ये आपसे भी पूछ सकता है, वैसे बुक में नहीं है इसका आंसर क्यों, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप देख सकते हो। जैसे पहला है सोशल एटीट्यूड, जो सामाजिक जो एक किस्म से दृष्टिकोण है वो क्या है, मेल डोमिनेंट है, यानी कि जो है पुरुष प्रधान सोसाइटी है हमारे देश में, तो इसलिए हर कोई जो है चाइल्ड के रूप में बच्चा मेल चाहता है। तो एक तो ये हो गया सोशल एटीट्यूड जो है हमारा देश का, वो ऐसा है। दूसरा साइंटिफिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है इस समय पर जिससे हम पहले ही सेक्स को डिटरमाइन कर लेते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, और फिर उसके बाद जो है कुछ लोग अबॉर्शन करवा लेते हैं। तो इस वजह से भी ये भी एक कारण हो सकता है कहीं ना कहीं जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो घट रहा है। उसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है मतलब ट्रैफिकिंग की जाती है, खासकर बच्चे पैदा होते ही बेच दिया जाता है लड़कियों को दूसरे देशों में, या फिर कुछ इस तरह के काम चलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हो रहा है। इसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशंस है कि भाई हर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर हम एजुकेशन, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा नहीं आएगा कि मतलब कि पुरुष या महिलाओं का जो एक किस्म से जो सोच होती है नेगेटिव सोच, वो इस तरह की सोच नहीं आती है कि एजुकेटिव पर्सन जो होते हैं बहुत ज़्यादा, अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो वो इस तरह का नहीं सोचते कि ये लड़का है लड़की है, हमको लड़का चाहिए, नहीं, वो इस तरह की बातें नहीं रखते हैं। तो एक एजुकेशन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, अगर कहीं पर एजुकेशन नहीं है तो वो इस तरह की सोच रखते होंगे, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा नेचुरल सेक्स रेशियो एट बर्थ 105 मेल्स पर 1000। देखो अब ये तो थे कुछ ना कुछ जो हमारी तरफ से जो किया जा रहा था वो सब चीज़ें थी, लेकिन अब कुछ एक नेचुरल फैक्टर भी है। अगर आप सर्च करोगे कहीं पर गूगल पर भी तो आपको पता चलेगा कि जो नेचुरली जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें भी महिलाओं से जो है मेल ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। यानी कि अगर 100 जो है बच्चे लड़की पैदा हो रही हैं, वहीं 105 उसके में लड़के पैदा हो रहे हैं। तो नेचुरली भी ये कहीं ना कहीं चीज़ें, तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आप लिख सकते हो यहाँ पर। अगला जो है हमारा जो है एक इसी के अंदर जो दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन, आपका एक बॉक्स में दिया गया है, जो भारत सरकार का एक जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके बारे में हम देख लेते हैं पहले। देखो ये है स्वच्छ भारत मिशन। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका मेजर आपसे पूछ सकता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका एम क्या है, तो ये आपसे पूछ सकता है, लेकिन इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं एक बारी। द रिलीज ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री एंड अर्बन सीवरेजेस एंड ओपन डिफिकेशन एटसेट्रा हैव क्रिएटेड मैनी हेल्थ हज़ार्ड्स। तो देखिए जो इस समय पर जो रिलीज़ हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ से बहुत सारे टॉक्सिक निकलते हैं और ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और इसके अलावा अर्बन सीवरेजेस हैं, ओपन डिफिकेशन है, खुले में जो शौच होता है या अर्बन एरिया से जितना भी सीवेज निकलता है, ये सब जो है इससे बहुत बड़ा एक हेल्थ हैज़ार्ड आ सकता है, बहुत ज़्यादा खतरा है एक स्वास्थ्य के ऊपर, ये सबसे बड़ा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड मैनी स्टेप्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। भारतीय सरकार, जो भारत सरकार है, उसने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए हैं, इनिशिएटेड किए हैं बहुत ज़्यादा, कि जो इसको एड्रेस किया, इसको ध्यान दिलाया इस तरफ हेल्थ के ऊपर। एंड द स्वच्छ भारत मिशन इज़ वन ऑफ दिस, और उनमें से स्वच्छ भारत मिशन एक है जो एक किस्म से फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार का। ए हेल्दी माइंड लाइव्स इन ए हेल्दी बॉडी, फॉर ए हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर जो होता है, एक स्वस्थ शरीर, ए हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, किस्म से ये कहा जाता है। एंड फॉर ए हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट, और एक हेल्दी बॉडी के लिए हमको जो है
क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, पर्टिकुलरली क्लीन एयर, वाटर, नॉइज़ फ्री एम्बियंस, नॉइज़ फ्री मतलब जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ऐसा माहौल चाहिए, एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स, स्वास्थ्यकर जो है सराउंडिंग्स हो, आर प्री रिक्वेसाइट्स। ये पूर्व आवश्यकताएँ हैं किस्म से एक हेल्दी बॉडी के लिए, तो ये ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं म्यूनसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो म्यूनसिपल वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्रियल जो कूड़ा करकट है या बहिर्प्रवाह है, एंड पॉल्यूटेंट्स जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एटसेट्रा आर द मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इन अर्बन इंडिया। ओपन डिफिकेशन इन रूरल एरियाज़ एंड इन अर्बन स्लम्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। तो भारत में अगर अब गाँव की बात की जाए तो गाँव में जो ओपन डिफिकेशन होता है, यानी खुले में जो शौच करते हैं, यानी कि लोगों के पास जो है घरों में जो है शौचालय नहीं है किस्म से, तो वो हो गया। इसके अलावा कुछ अर्बन स्लम्स एरिया भी हैं, वहाँ पर भी लोग खुले में शौच करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा स्रोत है पॉल्यूशन का किस्म से हम बात करें तो। अब इसमें आगे आता है जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन एम्स एट ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो देखो, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि एम क्या है, तो एम तो सीधा सा है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, कि एकदम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये तो एम्स है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपसे पूछ सकता है। तो पहले सिर्फ आपसे एम पूछ सकता है, ये MCQs में भी पूछ सकता है कि एम क्या है स्वच्छ भारत मिशन का, तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इसका एम है। Its objectives are making India open defecation free and achieving 100% scientific management of municipal solid waste, construction of individual household latrines, कम्युनिटी टॉयलेट सीट्स एंड पब्लिक टॉयलेट सीट्स। तो ये क्या है कि ओपन डिफिकेशन फ्री करना है भारत को, और 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है जितना भी सॉलिड वेस्ट आता है। और इसके अलावा जो है इसके साथ साथ क्या है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स, मतलब हर घर में जो है शौचालय बनवाना है, और कम्युनिटी टॉयलेट सीट्स एंड पब्लिक टॉयलेट सीट्स ये सब बनवाने हैं। यानी आपने देखा होगा कई बार जो इस तरह से सुलभ शौचालय मिलते हैं, आप कभी भी कहीं जाते हैं स्टेशन पर या फिर, तो इस तरह की ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इसी प्रोग्राम के अंदर आता है, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है उसी का। सेकंड है मेकिंग प्रोविज़न फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूल LPG टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया टू रिड्यूस डोमेस्टिक पोल्यूशन। देखो, जो डोमेस्टिक पोल्यूशन, कुछ जगह अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर जो वनों से लकड़ियाँ काट कर जो है, या फिर गाँव में लकड़ियाँ जलाकर जो है खाना बनाया जाता है, तो उसको भी ख़त्म करें, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा एक सोर्स है पोल्यूशन का जो हमारे लिए। तो उसके लिए जो है एक जो है क्लीन एनर्जी फ्यूल जो है LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसको अवेलेबल कराना है, हर हाउस होल्ड तक इसको पहुंचाना है। तो ये भी एक मिशन है और बहुत काम हो रहा है इसके लिए भी। प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। तो जो पानी से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए सभी को जो है पोर्टेबल वाटर पहुंचाना है, पीने के लिए साफ़ पानी पहुंचाना है। प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जितने भी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे हमारे जो कोल है, पेट्रोलियम, उनका कम से कम यूज़ करना है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जो है स्वच्छ भारत मिशन के। तो आगे देखते हैं, एक टॉपिक और है, पहले उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं एक बारी। हाँ, अगला जो इंडिकेटर है वो है इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। तो ये है डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम फ्रॉम हंगर, poverty, servitude, bondages, ignorance, illiteracy and any other form of domination is the key to ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखो, अगर हम सोशल एम्पावरमेंट के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो उसके अगर उसमें देखा जाए तो डेवलपमेंट क्या है, फ्रीडम है। अब फ्रीडम किससे, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, सर्विट्यूड मतलब गुलामी या दास्ता, बॉन्डेज मतलब बंधुत्व, इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड एनी अदर फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन, किसी प्रकार का भी डोमिनेशन, इन सब से फ्री होना, यही क्या है, इज़ द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट। Freedom is in real sense of the term is possible only with the empowerment and participation of the people in exercising of their capability and choice in the society। तो फ्रीडम रियल सेंस में अगर हम देखें तो क्या है, तभी पॉसिबल है जब सभी को एम्पावर किया जाए, सभी का पार्टिसिपेशन हो जो है। अगर ये सब होता है तभी वो कैपेबल होंगे और मतलब
सोसाइटी में उनकी चॉइसेस उनकी बढ़ेंगी, तो सभी के लिए किया जाए, सभी को एम्पावर किया जाए और सभी का पार्टिसिपेशन हो हर फील्ड में, जितने भी फील्ड आते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, सभी जगह पर उनका पार्टिसिपेशन हो। एक्सेस टू नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट आर फंडामेंटल टू फ्रीडम। और एक्सेस टू नॉलेज यानी कि जो ज्ञान है उस तक पहुंच, अबाउट द सोसाइटी, चाहे वो ज्ञान किससे, चाहे वो सोसाइटी से संबंधित हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से संबंधित हो, आर फंडामेंटल टू फ्रीडम। तो ये एक मूल है फ्रीडम के लिए। अगर हम फ्रीडम चाहते हैं तो सभी को इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, पूरा सोसाइटी का नॉलेज होना चाहिए, उसको सब एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम इसी में नॉलेज की अगर हम बात करें तो लिटरेसी इज़ द बिगिनिंग टू एक्सेस टू सच ए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम। और अगर हम नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, फ्रीडम की हम बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला कदम जो होगा वो लिटरेसी होगा। क्योंकि अगर हम बच्चा कोई पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो वो बहुत सी चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये ज़रूरी है, सबसे मूल है किस्म से हम बात करें लिटरेसी। अगर हम फ्रीडम और नॉलेज की बात करते तो लिटरेसी सबसे फर्स्ट आता है। तो ये था हमारा कुछ सोशल जो एम्पावरमेंट है, तो वो हमने देख लिया है। अब लिटरेसी के बारे में अगर हम बात करें तो लिटरेसी पैटर्न क्या है भारत में, तो ये आपसे पूछ सकता है लिटरेसी पैटर्न को बताइए, भारत का लिटरेसी पैटर्न कैसा है। तो इसको हम देख लेते हैं। ओवरऑल लिटरेसी इन इंडिया इज़ अप्रॉक्स 74.04%, वाइल फीमेल लिटरेसी इज़ 65.46। तो ओवरऑल जो लिटरेसी है भारत में 74.04% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है और फीमेल की 65.46 है। टोटल लिटरेसी एज वेल एज फीमेल लिटरेसी इज़ हायर देन द नेशनल एवरेज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम साउथ इंडिया। जो टोटल लिटरेसी है एज वेल एज female literacy is higher than the national average in most of the states from साउथ इंडिया। देखो जो टोटल लिटरेसी है या फिर हम बात करें फीमेल लिटरेसी की, तो वो हाइयर है। कुछ साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है हमारी टोटल लिटरेसी या फिर फीमेल लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, अच्छी है। देयर आर वाइड रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन लिटरेसी रेट अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के बहुत सारी स्टेट्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा असमानता है, डिस्पैरिटीज़ है। अगर हम लिटरेसी के बारे में बात करें तो देयर इज़ अ स्टेट्स लाइक बिहार विच हैज़ वेरी लो लिटरेसी रेट। तो बिहार सबसे लोएस्ट लिटरेसी वाला हमारा स्टेट है, जिसमें 63.82% पीपल्स ही क्या है लिटरेट हैं। और लिटरेट की डेफिनेशन आपको पता होगा, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी है कि जो 7 साल या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति है वो अगर किसी भाषा को बोल पढ़ लिख सकता है या फिर कुछ जनरल जो है अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकता है, तो हमारे देश में वो लिटरेट कहा जाता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से देख लेना इसको। तो स्टेट्स लाइक केरला and Mizoram have literacy rate of 93.91 and 91.58% respectively। तो भारत की जो दो स्टेट्स हैं केरला एंड मिज़ोरम, यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि आपने देखा 93.91 है और 91.58 है। अपार्ट फ्रॉम द स्पेशियल वेरिएशन परसेंटेज ऑफ लिटरेट इन रूरल एरिया, अगर हम बात करें अब इन सबको अगर छोड़ दें, अगर हम रूरल और अर्बन की अगर हम बात करें तो जो स्पेशल वेरिएशन है, अगर हम स्पेशल वेरिएशन में अगर हम रूरल अर्बन की अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन रूरल एरिया एंड अमंग द मार्जिनलाइज सेक्शंस, अगर हम बात करें कुछ रूरल एरियाज़ की या कुछ मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी सच एज फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स इज़ वेरी लो। अगर हम उसमें भी अगर हम बात करें तो जो रूरल एरियाज़ हैं या फिर कुछ मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं हमारे, जैसे इसमें फ़ीमेल्स भी मार्जिनलाइज्ड में ही आती हैं किस्म से, और इसके अलावा जो है शेड्यूल कास्ट, SC STs और एग्रीकल्चर लेबरर्स, यहाँ पर और ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। अगर हम बात करें तो यहाँ लिटरेसी और कम है इन लोगों की अगर हम बात करें। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग हेयर दैट though there has been improvement in the percentage of life rates literate among the marginalized section, yet the gap between the richer and the marginalized sections of the population has increased over the years। देखो ये बात सही है कि भारत में कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है, लिटरेट पीपल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम रिच और अगर हम जो पुअर हैं उनके बीच के, अगर जो मार्जिनलाइज्ड हैं और जो रिच हैं, अगर उनके बीच के अगर हम गैप की बात करें तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब ये बात हुई लिटरेसी पैटर्न कैसा है भारत में,
तो आपने देखा कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर अच्छी लिटरेसी रेट है, जैसे हमारा जो केरला या मिज़ोरम की बात करें अगर, वहाँ पर दूसरी तरफ अगर हमने देखा जो हमारा बिहार है वहाँ पे सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है। इसके अलावा कुछ साउथ इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है फीमेल लिटरेसी रेट हो चाहे नेशनल लिटरेसी रेट से ज़्यादा लिटरेसी वहाँ पर मिलती है। इसके अलावा जो है हमने देखा कि भाई ये तो था चलो इंडिविजुअल के बारे में बात थी, अगर हम बात करें रिलेटिवली, अगर हम देखें रूरल एरियाज़ की या फिर कुछ मार्जिनल सेक्शंस की, तो वहाँ पर लिटरेसी रेट और ज़्यादा लो है ना। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें रीजनल जो हमारा जो पैटर्न था एक लिटरेसी पैटर्न वो हमने देखा। इसमें आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। आगे जो है वाई इज़ टोटल लिटरेसी रेट हाई इन सम स्टेट्स। अच्छा, ये कुछ जो लिटरेसी रेट है वो हाई क्यों है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या फिर लो क्यों है ये भी आ सकता है। तो आप इसका अपोजिट कर दोगे तो वो हो जाएगा। तो ये सब कुछ कारण है मैंने लिखे हैं इसमें। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर कहाँ पे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो सीधी सी बात है लोगों के पास पैसा होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में भेजेंगे और लिटरेसी रेट भी अच्छा होगा। सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक डेवलपमेंट होगा अच्छे से, जो है वहाँ पर एक जो है हर तरह की जो है वो एससी हो चाहे एसटी हो, वहाँ पे अगर इस तरह कोई मतलब डिफरेंस नहीं होगा, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, अच्छे से सभी लोगों का विकास होगा, तो वहाँ पर भी लिटरेसी रेट अच्छी होगी। ह्यूमन परसेंट एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 100% जो एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर एनरोलमेंट रहेगा तो वहाँ पर लिटरेसी अच्छी होगी। हाई शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, जैसे कई स्टेट्स हैं जो डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा खर्च करती है, अगर एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा खर्च किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो भी जो है वहाँ पर बढ़ जाएगी लिटरेसी। एक्सेसिबिलिटी टू स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को पैदल चलकर 5-5 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ रहा है, तो अच्छी एक्सेसिबिलिटी हो, यानी कि विदिन 1 और 2 किलोमीटर जो है जो स्कूल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो वहाँ पर जो है अच्छी लिटरेसी रेट मिलेगी। तो अभी जो है इस क्लास में हम इतना करते हैं, अगली क्लास में जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।